हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसका ऑलरेडी हमने पोस्टिंग तक सम सॉल्व किया था कि हमने पहले फॉर्मेट रेडी किया, फिर हमने एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क किया, फिर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमने हमारे फॉर्मेट में, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में पोस्ट किया। सर्टेन आइटम्स ट्रेडिंग के डेबिट या क्रेडिट में गए, सर्टेन आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में गए, एंड कुछ आइटम बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड एसेट्स में हमने पोस्ट किया। तो हमने पूरा पोस्टिंग का काम कंप्लीट किया, दैट इज स्टेप 3 तक हमने सॉल्व किया था। स्टेप 1 फॉर्मेट बनाया, स्टेप 2 हमने एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क किया, एंड स्टेप 3 हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को हमारे फॉर्मेट में पोस्ट किया। अब स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट एंड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट यू हैव टू गिव डबल इफेक्ट, राइट? कीप दिस बैक ऑफ द माइंड कि जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे एवरी एडजस्टमेंट आपको दो इफेक्ट ही देने हैं, राइट? मिनिमम 2 इफेक्ट। देयर विल बी सर्टेन एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट भी होंगे, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ने वाले ऐसे एडजस्टमेंट जहां पर 2 से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, बट मिनिमम देयर हैज टू बी 2 इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। तो शुरुआत करते हैं विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1 वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा है एडजस्टमेंट 1 में? राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसे मैं अभी डिस्कस करके सॉल्व नहीं करूंगा, इसे हम एंड में, क्वेश्चन के एंड में पहले सारी जो हमने सिंपल एडजस्टमेंट्स पढ़ी हुई इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो सॉल्व करते हैं, फिर इस एडजस्टमेंट 1 को हाथ लगाते हैं। तो अभी एडजस्टमेंट 1 को पेंडिंग छोड़ो, राइट? ये पहली बार ऐसी वाली एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसे पेंडिंग छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट सम ऑनवर्ड जैसे ही हमें बैड डेब्ट्स और आरडीडी की एडजस्टमेंट आएगी तुरंत उसे सॉल्व किया करो, बट अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस किसी बाद में हम आराम से डिस्कस करके सॉल्व करते हैं, तो इसे अभी पेंडिंग छोड़ो, बाद में हम इसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, बाद में इस एडजस्टमेंट को पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो इस एडजस्टमेंट के बाद दूसरे एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा है? क्लोजिंग स्टॉक was valued at cost price 46,000 and market price ₹40,000। तो ये हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ी हुई एडजस्टमेंट है कि यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज है। देयर इज कॉस्ट प्राइस 46,000 एंड इसके साथ साथ मार्केट प्राइस 40,000। सो 2 प्राइजेस है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास 2 प्राइजेस होगी, तो कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, दोनों में से जो छोटी प्राइस है वो हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है। तो जो बड़ी प्राइस है 46,000 में उसे इग्नोर कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हायर वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन द लोअर वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक के लोअर वैल्यू इज 40,000। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, मैं 40,000 रुपीज रिकॉर्ड करूंगा। बट बीइंग एडजस्टमेंट मुझे उसे 2 जगह रिकॉर्ड करना है। तो पहला कहाँ रिकॉर्ड करना है? एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके सामने अमाउंट लिखो 40,000। सो क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हमेशा वही जाएगा। एंड दूसरा हमेशा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट्स में। तो मैं एसेट्स में आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सो ये क्लोजिंग स्टॉक का एज यूजुअल डबल इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट्स। तो ये 2 हमारा डबल इफेक्ट हुआ फॉर क्लोजिंग स्टॉक, राइट? सेम हमने किया था इन इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, सेम में कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन 3। एंड इसके बाद आगे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, अगर 2 वैल्यूज है तो छोटी वैल्यू उठानी है, डबल इफेक्ट देना है। 2 वैल्यूज है तो बड़ी को इग्नोर करो, छोटे को उठाओ एंड 2 बार रिकॉर्ड करो। क्लियर है? चलते हैं एडजस्टमेंट 3 पर। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग, 10% ऑन मशीनरी। 2 एडजस्टमेंट है इसमें कि वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग को 5% से डेप्रिसिएट करो एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो ये दोनों हमारे पास है इन द एसेट साइड, यस और नो? कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 का। तो इन दोनों को मुझे डेप्रिसिएट करना है। शुरुआत में कर रहा हूँ बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करने से। तो बिल्डिंग को कितने से डेप्रिसिएट करना है? 5%। तो देखो बैलेंस शीट में मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 की, तो इस 1,40,000 पर मुझे 5% कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन इज 1,40,000 की बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 7,000। तो बिल्डिंग पर मुझे 5% यानी कि 7,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑफ 1,40,000, तो 1,40,000 का 5% इज नथिंग बट 7,000। तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को 7,000 रुपए से डेप्रिसिएट करना है। तो इस 7,000 को उठा के मैं बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिख रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 5% 7,000। डेप्रिसिएशन काटने के बाद बाहर मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बची 1,33,000। सो 1,40,000 माइनस 7,000, अभी भी मेरे पास 1,33,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बाकी है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ। बस इसी एडजस्टमेंट में कहा है कि मशीनरी को भी 10% से डेप्रिसिएट करो। तो मेरे पास मशीनरी है 50,000 की, तो सिंपल 50,000 इंटू 10% इज नथिंग बट 5,000। तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी पर 5,000 रुपए से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फिर से डेप्रिसिएशन उठा
उठा रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिख रहा हूँ माइनस डिप्रिसिएशन 10%, 5000 तो 50 माइनस 5, मशीनरी की नेट वैल्यू बाहर बची 45,000 कि आफ्टर डिप्रिसिएशन अब मेरे पास 45,000 की मशीनरी बाहर बची। तो ये मेरा डिप्रिसिएशन हुआ ऑन मशीनरी, राइट। पहले मैंने चार्ज किया बिल्डिंग पर, अब मैंने चार्ज किया मशीनरी पर। अब इन दोनों डिप्रिसिएशंस का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पर 7,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया, प्लांट एंड मशीनरी पर 5,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया। अब इन डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एज यूजुअल लास्ट सम में भी हमने ऐसा किया था कि डिप्रिसिएशन उठा के कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। डिप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस, इज आवर लॉस। डिप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई, मेरे लिए नुकसान है, तो नुकसान को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो इन दोनों डिप्रिसिएशन को मैं उठा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, उसे अंडरलाइन करके उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी पर 5,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 7,000। तो 5,000 मशीनरी का डिप्रिसिएशन, 7,000 लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, दोनों मिला के मेरा डिप्रिसिएशन हुआ 12,000 आउट ऑफ कॉलम। ये जो दोनों डिप्रिसिएशन थे लैंड एंड बिल्डिंग का एंड प्लांट एंड मशीनरी का, मैंने उठाया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया। सो वी आर डन विद द डबल इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। पहले हमने एसेट से सब्ट्रैक्ट किया डिप्रिसिएशन, एंड डिप्रिसिएशन बीइंग लॉस उसे उठाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया, राइट। आप भी मेरे साथ साथ इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। बीच में अगर मैं आगे जा रहा हूँ, आप पीछे रह रहे हो, तो पॉज करो वीडियो को, आपका कैलकुलेशंस कंप्लीट करो, पोस्टिंग कंप्लीट करो, फिर वीडियो को प्ले करो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो 3 एडजस्टमेंट होगी हमारी। पहली एडजस्टमेंट अभी तक पेंडिंग है, दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट हमने सॉल्व की, उसका डबल इफेक्ट दिया। चौथी एडजस्टमेंट देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो वो कह रहे हैं रेंट इज प्रीपेड ₹3,560। देयर इज अ प्रीपेड रेंट। तो रेंट इज प्रीपेड का सिंपल मतलब है जितना आपने रेंट दिया है उसमें से 3,560 आपने प्रीपेड यानी कि एडवांस पे किया है। यानी कि जो आपका मालिक है मतलब जो लैंडलॉर्ड है जिसे आप रेंट पे करते हो, उसे आपने आने वाले कुछ पीरियड का या आने वाले साल का कुछ रेंट आपने एडवांस दे दिया। तो ऐसे आपने ऑलरेडी कितना रेंट पे किया, दैट आई हैव टू चेक। तो रेंट की एंट्री हमें कहां दिख रही है, तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखोगे तो देयर इज अ रेंट ऑफ 7,120 जो हमने ऑलरेडी इनर कॉलम में लिखा है। यस और नो, टू रेंट 7,120 की ऑलरेडी हमने 7,120 का रेंट पे किया है टू आवर लैंडलॉर्ड, एंड इस 7,120 में से अभी भी 3,560 इज प्रीपेड। सो आउट ऑफ 7,120 3,560 इज प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स अगले साल का मैंने अभी पे किया, तो ये जो 3,560 मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, तो मैं रेंट से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में कहा था प्रीपेड मतलब माइनस करो। प्रीपेड मतलब आपने आने वाले साल के पैसे अभी पे किए, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल के खर्चे में से उसे माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीपेड रेंट को उठा रहा हूँ, एंड जो रेंट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एज माइनस प्रीपेड 3,560। तो 7,120 माइनस 3,560, बाहर मेरा रेंट बच रहा है 3,560। तो आउट ऑफ 7,120 3,560 इज प्रीपेड, तो बचा हुआ एग्जैक्टली इज ऑल्सो 3,560, वो इस साल का खर्चा है। तो जितना इस साल का खर्चा है उतना ही एग्जैक्टली बाहर बचा। 7,120 माइनस 3,560, बाहर भी एग्जैक्टली 3,560 बच रहा है, राइट। तो ये क्लियर है। तो प्रीपेड रेंट मैंने क्या किया, पहले रेंट से सब्ट्रैक्ट किया। अब प्रीपेड रेंट का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट को हमेशा डबल इफेक्ट दे रहा है, तो प्रीपेड मतलब आपने एडवांस दिया। तो अगर आप किसी को एडवांस देते हो तो वो बन जाती है आपकी एसेट, प्रॉपर्टी। जैसे कि उसका उल्टा देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे पैसे देने बाकी, इज माय लायबिलिटी। उसका उल्टा मैंने पैसे ही एडवांस दे दिए, काम होने से पहले ही पैसे दे दिए, तो इट बिकेम माय एसेट। तो प्रीपेड हमेशा जाएगा ऑन द एसेट साइड। तो प्रीपेड रेंट का सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा एसेट्स में। तो एसेट्स में मैं लिख रहा हूं प्रीपेड रेंट 3,560। तो ये प्रीपेड रेंट का डबल इफेक्ट हुआ, एक रेंट से सब्ट्रैक्ट किया एंड दूसरा मैंने एसेट्स में लिखा। तो हमेशा कोई भी आइटम अगर प्रीपेड होगा तो इसी तरह से उसे ट्रीट करना है, जो आइटम प्रीपेड है उससे सब्ट्रैक्ट करो एंड सेकंड इफेक्ट एसेट्स में दे दो। इज दिस क्लियर? तो ये चौथा एडजस्टमेंट हुआ प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट के बाद पांचवी एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड इज 1,200 कि कैरेज इनवर्ड 1,200 इज आउटस्टैंडिंग। मतलब आपको कैरेज इनवर्ड के अभी भी 1,200 रुपए देना बाकी है।
इट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपको और 1200 देने हैं। तो पहले से आपने कैरेज इनवर्ड पे किया है क्या? अगर पे किया है तो वो कहां पर है? तो कैरेज इनवर्ड ऑलरेडी हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है, देखो टू कैरेज इनवर्ड 1800, कि ऑलरेडी हम 1800 कैरेज इनवर्ड के लिए पे कर चुके हैं, लेकिन हमें और 1200 पे करना है। तो इसकी वजह से मेरा कैरेज इनवर्ड का खर्चा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब भी कोई आइटम आउटस्टैंडिंग होगा, इट विल बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव आइटम। तो अभी क्या आउटस्टैंडिंग है? कैरेज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग है, तो मैं कैरेज इनवर्ड में ऐड करूंगा कि और 1200 मुझे देने बाकी है, कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो यूज की, इस साल यूज की, बट मैंने पे नहीं किया, तो खर्चा इसी साल का बट पे करना बाकी है। तो इसलिए हमें ऐड करना है कि खर्चे को इंक्रीज करो, और देना बाकी तो खर्चा इंक्रीज होगा। गेटिंग इट? कि आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया है, काम तो करवा लिया बट पैसा नहीं दिया, सो आई नीड टू ऐड इट टू माई एक्सपेंसेस। तो ऑलरेडी कैरेज इनवर्ड हमारे पास ट्रेडिंग के डेबिट में है, तो आउटस्टैंडिंग में उसमें क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग 1200, तो टोटल कैरेज इनवर्ड की टोटल आएगी बाहर 3000 की। 1800 ऑलरेडी पेड है, 1200 और देना बाकी है, तो टोटल कैरेज इनवर्ड हुआ 3000। बट ये हुआ एक इफेक्ट, हमें एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट देने होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि देना बाकी है, कि मैंने कैरेज इनवर्ड के अभी भी 1200 रुपए, दैट इज 1200 रुपीज पे नहीं किए हैं, यानी कि 1200 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग है कैरेज इनवर्ड के, मुझे पे करना बाकी है, देना बाकी है। तो देना बाकी बिकेम माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड का सेकंड इफेक्ट में दूंगा इन द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200, कैरेज इनवर्ड के 1200 रुपए देने बाकी है। तो दिस इज हाउ योर डबल इफेक्ट विल अपीयर फॉर ईच एंड एवरी टाइम जब भी कोई आइटम आउटस्टैंडिंग होगा। तो जो आइटम आउटस्टैंडिंग है उसमें पहले ऐड करो, एंड उसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में दे दो। तो कैरेज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग था, मैंने कैरेज इनवर्ड में ऐड किया, एंड सेकंड इफेक्ट उसका लायबिलिटी में लिख लिया। सो आई एम डन विद एडजस्टमेंट 5 का डबल इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट 1 से लेके 5 तक हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व की। अब जो बची हुई पहली एडजस्टमेंट है, जो हमने डिस्कस नहीं की थी, सॉल्व नहीं की थी, उसे डिस्कस करके सॉल्व करते, जिसमें उन्होंने कहा है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर। तो यहां पर इस एडजस्टमेंट में देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट बैड डेब्ट्स एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इन दोनों का डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है दोनों में। बैड डेब्ट्स का मतलब है 2000 रुपए मेरे डूब गए। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? 2000 रुपए डूब गए, जो मुझे आने थे वो उसमें से 2000 रुपए डूब गए। एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब है कि जो मुझे पैसा आना है उसमें से 2.5% डाउटफुल है, शायद डूब सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन करो, उसके लिए रिजर्व करो कि देयर इज अ डाउट कि भाई डेटर जो है जिनसे पैसे आने हैं उसमें से 2 लोग पिछले कुछ दिनों से फोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो शायद ये पैसा डूब सकता है, राइट। तो उसे हम कहेंगे कि रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट करो कि शायद पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन करो, तरतूद करो। एंड 2000 तो डूब गया। तो जो 2 एडजस्टमेंट इसमें है, या जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसमें 2 पार्ट है। वन इज बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, एंड दूसरा है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब सकता है। तो दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही होगा कि दोनों से हमें जो पैसा आना है वो कम होगा। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, तो डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करो। डेटर्स मतलब कौन? जिनसे पैसा आना है, यस और नो। डेटर्स मतलब जिनको हमने सामान उधार बेचा है, उनसे पैसा आना है। तो बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा आना है वो डूब गया, तो बैड डेब्ट्स मतलब डेटर्स कम होंगे। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है कि पैसे डूब गए, तो जो डेटर्स से मुझे पैसा आना था वो कम होगा। तो वेयर आर माय डेटर्स? तो अगर आप एसेट्स में देखोगे तो हमारे पास डेटर्स है 70,000। कैन यू सी डेटर्स? तो डेटर्स इज 70,000, कि डेटर्स से मुझे 70,000 रुपीज वसूल करने हैं। तो एज पर एडजस्टमेंट 1 उसमें से 2000 डूब गए, तो वो 2000 रुपए मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे डेटर्स से। एंड साथ ही साथ जो बचे हुए डेटर्स है उसमें से 2.5% डूब सकते हैं, तो वो भी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी हमेशा आपको डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही है। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया तो डेटर्स कम होंगे, ये सुनो। जो डेटर्स से आने वाला पैसा था 2000 डूब गया, तो डेटर्स रिड्यूस होंगे कि पैसा नहीं मिलेगा अब डेटर्स से, तो 2000 से डेटर्स कम हो गए। एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स मतलब क्या कि पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए जो डूब सकता है पैसा, उसके लिए पहले से ही प्रोविजन करके रखो, रिजर्व बना के रखो, तो उससे भी मेरे डेटर्स रिड्यूस होंगे। तो इन दोनों एडजस्टमेंट का सिंपल इफेक्ट मैं क्या करूंगा? डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेटर्स बचेंगे उससे मैं आरडीडी दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा। इज दिस क्लियर? तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, बैड डेप्ट्स के 2000 रुपए उठा रहा हूं, डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेप्ट्स 2000, तो 70,000 के मेरे डेटर्स थे माइनस बैड डेप्ट्स 2000। अब मेरे डेटर्स केवल बचे 68,000, 70 आने थे, 2000 डूब गए तो अब 68 आने हैं। तो ये बैड डेप्ट्स हुआ मेरा कि बैड डेप्ट्स मैंने क्या किया, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे डेटर्स से आने कितने हैं, 68,000, बट इसी एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि 68,000 में से 2.5% क्या हो सकता है, डूब सकता है, तो उसके लिए रिजर्व बनाओ। तो मेरे पास अभी डेटर्स है 68,000, तो इस 68,000 पर 2.5% मुझे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 68,000 इंटू 2.5% यानी कि 1700 रुपीज मेरे और डूब सकते हैं कि मेरे 2.5% ऑफ डेटर्स आर डाउटफुल। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, रिजर्व बना रहा हूं कि 70,000 के डेटर्स थे, 2000 डूब गए, 68,000 के डेटर्स बचे। इन 68,000 में से 2.5% यानी कि 1700 रुपीज और डूब सकते हैं। तो वो पहले से ही तरतूद यानी से पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके रखो। तो फिर से मैं 1700 को उठा रहा हूं एंड अपने डेटर्स की जो बची हुई वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस आरडीडी 2.5% दैट इज 1700। तो 68,000 माइनस 1700, अब मेरे फाइनल डेटर्स बाहर आ रहे हैं 66,300। तो 70,000 के डेटर्स थे, उसमें से 2000 रुपए डूब गए, 1700 रुपीज डूब सकते हैं, तो बचे हुए डेटर इज 66,300। तो अब फाइनली नेट मुझे डेटर से केवल 66,300 रुपीज ही वसूल करना है। इज दिस क्लियर? तो बैड डेप्ट्स हो चाहे आरडीडी हो, दोनों डेटर से आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, बट सीक्वेंस यही फॉलो करना है कि पहले बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करो, बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेटर्स बचे हैं उसी वैल्यू पर आपको आरडीडी कैलकुलेट करनी है। तो आरडीडी आ रही है 1700, तो 68,000 माइनस 1700, अब मेरे फाइनल डेटर्स इज 66,300। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, राइट? कि डाउटफुल डेप्ट्स, इतना पैसा डूब सकता है, इसलिए उसे हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स कहते हैं या आरडीडी कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये इफेक्ट क्लियर है सबको कि मैंने क्या किया, बैड डेप्ट्स को उठाया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने आरडीडी कैलकुलेट की, सब्ट्रैक्ट की। तो अगर आप डेटर में देखोगे तो डेटर से हमने दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, बैड डेप्ट्स भी सब्ट्रैक्ट किया, आरडीडी भी सब्ट्रैक्ट की, बट इन दोनों का अभी भी हमें सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, यस और नो? क्योंकि एडजस्टमेंट विल कैरी डबल इफेक्ट। तो जो बैड डेप्ट्स है इसका दूसरा इफेक्ट देना है, आरडीडी है उसका भी डबल इफेक्ट देना है, बट डबल इफेक्ट देने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ेगा क्या कोई हैशटैग आइटम हमने ट्रायल बैलेंस में पेंडिंग छोड़ा है। तो आंसर इज यस। ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स क्रेडिट में 6,000 रुपया हैशटैग वाला पेंडिंग है जो हमने अभी तक पोस्ट नहीं किया था, या जब हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था तब मैंने कहा था हैशटैग मतलब इसे पेंडिंग रखो, जब हम एडजस्टमेंट 1 सॉल्व करेंगे इसे यूज करेंगे। तो इसे यूज कैसे करना है, तो उसके लिए पहले समझते हैं कि ये जो अभी हमारे पास 3 आइटम्स है, देखो एक ये जो हमने पोस्ट नहीं किया हैशटैग, हैशटैग मींस व्हाट कि उसे हमने पेंडिंग रखा था, एंड तब मैंने कहा था कि जब हम एडजस्टमेंट 1 सॉल्व करेंगे तब उसके साथ उसे सॉल्व करेंगे। एंड प्लस जो बैड डेप्ट्स है एंड आरडीडी है ये मैंने डेटर से सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज वन इफेक्ट। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना है, तो सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर द हैशटैग आइटम। अब जो हैशटैग वाली रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स है उसे कहा जाता है एज ओल्ड आरडीडी। उसे क्या कहा जाता है, एज ओल्ड आरडीडी। जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है, जो ट्रायल बैलेंस में रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स है उसे कहा जाता है एज ओल्ड आरडीडी। फिर जो आपने अभी अपने बैलेंस शीट में आरडीडी चार्ज की उसे कहा जाता है एज न्यू आरडीडी, एंड जो अभी आपने बैड डेप्ट्स चार्ज की ऑन डेटर्स उसे कहा जाता है न्यू बैड डेप्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम्स है फॉर सेकंड इफेक्ट, राइट? पहले हमने क्या किया, बैड डेप्ट्स एंड आरडीडी को सब्ट्रैक्ट किया डेटर्स से, वो पहला इफेक्ट हुआ। अब इसका जब हमें सेकंड इफेक्ट देना है तो आई नीड टू कंसीडर दी हैशटैग वाला आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में हमने पेंडिंग छोड़ा था। तो जो हैशटैग वाला आरडीडी है उसे हम कहते हैं ओल्ड आरडीडी। जो अभी आपने बैलेंस शीट में चार्ज किया हुआ आरडीडी उसे कहते हैं न्यू आरडीडी, एंड जो बैड डेप्ट्स है उसे कहते हैं न्यू बैड डेप्ट्स। अब जब इनका सेकंड इफेक्ट दोगे, बैड डेप्ट्स एंड आरडीडी का जब सेकंड इफेक्ट दोगे तो यू हैव टू कंसीडर कि जो ओल्ड आरडीडी है वो कितनी है एंड ये दोनों की टोटल कितनी है, राइट? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इन नेक्स्ट सम भी हम फिर से इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले, बट फिर भी अभी मैं और आपको डिटेल में बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो कि ये दोनों मेरे नए आइटम्स हैं। दिस आर द 2 न्यू आइटम्स विथ मी, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेप्ट्स। पहले तो देखो इन दोनों की टोटल कितनी है, तो बैड डेप्ट्स, न्यू बैड डेप्ट्स एंड न्यू आरडीडी अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आ रही है 3,700। कितनी टोटल आ रही है? 3,700। ये क्लियर है कि न्यू बैड डेप्ट्स
एंड न्यू आरडीडी मिला के टोटल इज 3700। तो एक तरफ 3700 है नए आइटम, राइट, एंड ऑन द अदर हैंड मेरे पास ओल्ड आरडीडी इज 6000। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है दैट आई हैव टू चेक। इन दोनों में से बड़ा कौन है दैट आई हैव टू चेक कि न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेब्ट्स इज 3700 एंड ओल्ड आरडीडी इज 6000। तो द बिगर वैल्यू इज ओल्ड आरडीडी। तो अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा है तो मुझे सेकंड इफेक्ट देना होता है ऑन द पी एंड एल का क्रेडिट। कहां पर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, जहां पर हमने कमीशन रिसीव लिखा है, कमीशन रिसीव्ड इज द पी एंड एल का क्रेडिट, मुझे पी एंड एल के क्रेडिट में इसका सेकंड इफेक्ट देना है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, राइट। अभी हमने एडजस्टमेंट में केवल बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट सॉल्व की, राइट। तो ये बन गया हमारे लिए न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेब्ट्स। इन दोनों का टोटल इज 3700 एंड जो हैशटैग वाली आरडीडी यानी कि ओल्ड आरडीडी उसका टोटल इज 6000। तो आई हैव टू चेक कि जो नए आइटम है उनका टोटल ज्यादा है या जो पुराना आरडीडी है उसका टोटल ज्यादा है। तो मुझे पता चला कि पुरानी आरडीडी इज 6000 एंड जो नए आइटम्स है उनका टोटल इज केवल 3700। तो ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ न्यू बैड डेब्ट्स and new RDD, so I need to record it on the credit side of P&L account. If old RDD is greater, I will record it on the P&L account credit. If old RDD अगर छोटा होता, कम होता, तो मैं इसे रिकॉर्ड करता P&L के डेबिट में। इज दिस क्लियर? आने वाले सम में 2-3 सम्स में हमें फिर से ऐसी एडजस्टमेंट आने वाली है, तो तब हम फिर से और इस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अभी समझने की बात बस इतनी है, ये 3 आइटम क्लियर है। दिस इज आर न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी जो एडजस्टमेंट वाले हैं, जो हमने बैलेंस शीट में अभी सॉल्व किया एज पर एडजस्टमेंट 1, इन्हें हम नए बैड डेब्ट्स नए आरडीडी कहेंगे। एंड जो ट्रायल बैलेंस में हमने पेंडिंग छोड़ा था रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड आरडीडी। तो आपको देखना है कि ओल्ड आरडीडी कितना है? 6000, ठीक है। एंड जो नए आइटम्स है उनकी टोटल कितनी है? 3700। तो ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर। हमेशा याद रखो अगर ओल्ड आरडीडी इज ग्रेटर तो हम एंट्री करेंगे ऑन पीएनडल के क्रेडिट में। किस प्रकार एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पीएनडल के क्रेडिट में ओल्ड आरडीडी, तो मैं लिख रहा हूं बाय आरडीडी ब्रैकेट में ओल्ड 6000 एंड इस 6000 से ये दोनों नए आइटम में सबट्रैक्ट करूंगा। ओल्ड आइटम से मैं दोनों नए आइटम्स क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करूंगा। तो ऑन द नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं माइनस आरडीडी न्यू 1700, जो नई आरडीडी है 1700 वो सबट्रैक्ट करूंगा। तो ओल्ड आरडीडी 6000 माइनस न्यू आरडीडी 1700, तो मेरी नीचे आरडीडी की वैल्यू बची 4300 एंड इमीडिएटली उसके नीचे में लिखूंगा माइनस न्यू बैड डेब्ट्स 2000। तो 4300 माइनस 2000, अब मेरा टोटल वैल्यू बाहर बचेगा एज 2300। गेटिंग इट? कि मैंने पहले ओल्ड आरडीडी उठाया, उसे लिखा, फिर उससे न्यू आरडीडी न्यू बैड डेब्ट सबट्रैक्ट किए। बिकॉज ओल्ड आरडीडी बड़ी है तो मैं उस दोनों में से ये वैल्यू सबट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर ओल्ड आरडीडी छोटी होती तो ये दोनों आइटम में पीएनडल के डेबिट में लिखता एंड उससे ओल्ड आरडीडी सबट्रैक्ट करता। तो अभी उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नेक्स्ट सम में आने ही वाला है ऐसा, राइट। तो मैंने क्या किया, दोनों नए आइटम्स की टोटल 3700 है, पुरानी आरडीडी की टोटल 6000 है। तो पहले मैंने पुरानी आरडीडी क्रेडिट में लिखी। वाई क्रेडिट? देखो इट कैरीज क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के वो क्रेडिट में है, तो उसे पहले मैंने क्रेडिट में लिखा, पीएनडल के क्रेडिट में लिखा एंड उसमें से न्यू आरडीडी न्यू बैड डेब्ट्स सबट्रैक्ट किया। तो माय टोटल बैड डेब्ट्स आउटर कॉलम में या टोटल आरडीडी आउटर कॉलम में बच रही है 2300, राइट। सो हमेशा जब भी ओल्ड आरडीडी बड़ी होगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे एंड उससे न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी सबट्रैक्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, एडजस्टमेंट 1 सॉल्व किया। मैंने पहले डेब्टर्स से बैड डेब्ट सबट्रैक्ट किया, फिर बचे हुए वैल्यू से मैंने आरडीडी सबट्रैक्ट की एंड इन दोनों का मैंने सेकंड इफेक्ट पुराने आरडीडी से सबट्रैक्ट किया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 1 एंड उसके साथ साथ हमारा सारा पोस्टिंग एंड सारा एडजस्टमेंट हो गया एंड हर एडजस्टमेंट को हमने डबल इफेक्ट दे दिया। वी आर डन विद स्टेप 4 दैट इज सॉल्व एडजस्टमेंट एंड गिव डबल इफेक्ट। तो अब अगला स्टेप क्या कहता है? तो अगला स्टेप कहता है क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस करो, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है कैलकुलेट करो, उसे पीएनडल में ट्रांसफर करो, राइट। तो फटाफट हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट की टोटल ले रहा हूँ विच इज 1,58,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की टोटल इज 1,22,200। तो क्रेडिट इज बिगर, डेबिट इज स्मॉलर, यस और नो। तो 1,58,000 ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल है एंड 1,22,200
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की टोटल है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू मैं टोटल में लिख रहा हूँ एज 1,58,000, दोनों तरफ बड़ी वैल्यू लिखी 1,58,000। फटाफट इनका डिफरेंस ले लो, 1,58,000 माइनस 1,22,200 इज 35,800। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका डिफरेंस आ रहा है 35,800। उसे उठा के मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 35,800, जिसे मैं इमीडिएटली कहूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड उसके आगे मैं लिखूंगा कैरिड डाउन। कैरिड डाउन है तो उसे उठा के मैं इमीडिएटली P&L के क्रेडिट में लेके आऊंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,800। तो यहां पर हमारा स्टेप 5 हुआ कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे P&L में लेके आए। सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग आता है सबको, ग्रॉस प्रॉफिट मिला, क्रेडिट बड़ा है तो प्रॉफिट कहलाएंगे, अगर डेबिट बड़ा होता तो लॉस कहते हैं। तो क्रेडिट बड़ा है इसलिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने P&L में कैरी किया, राइट। अब अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है P&L अकाउंट को बैलेंस करो। तो मैं P&L अकाउंट को बैलेंस करने के लिए फिर से P&L अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ले रहा हूं विच इज 53,100, P&L अकाउंट की डेबिट की टोटल ले रहा हूं विच इज 45,920। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट इज 53,100 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इज 45,920। तो अगेन बड़ी वैल्यू इज 53,100, तो मैं दोनों तरफ 53,100 लिख रहा हूं, एंड अगेन मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहा हूं, 53,100 माइनस 45,920 इज 7,180। तो अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,180 का बैलेंस है। ऑन विच साइड? ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट बड़ा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा, तो डेबिट में मैं लिख रहा हूं 7,180 एज माई बैलेंसिंग फिगर, एंड इसे मैं क्या कहूंगा? नेट प्रॉफिट। तो मैं लिख रहा हूं टू नेट प्रॉफिट 7,180। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस करने पर मुझे नेट प्रॉफिट मिला 7,180। अब इस नेट प्रॉफिट का मैं करूंगा क्या? तो इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 7,180। तो नेट प्रॉफिट उठाओ, बैलेंस शीट में ऐड करो। बैलेंस शीट में कहां ऐड करो? कैपिटल में ऐड करो। तो ऑलरेडी जो कैपिटल है ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला था 2,80,000, उसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया 7,180। तो 2,80,000 प्लस 7,180 माई टोटल कैपिटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,87,180। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे हमने कैपिटल में ऐड किया एंड कैपिटल की टोटल आउटर कॉलम में ले ली। तो यहाँ पर हमारा P&L अकाउंट क्लोज हुआ एज पर स्टेप 6। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है? स्टेप 7 कहता है टैली द बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट को टैली करूंगा, दोनों तरफ की टोटल में कैलकुलेट करूंगा कि एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। तो अगर आप एसेट्स के सारे आइटम्स ऐड करोगे 60,000 से लेके 3,560 सबको ऐड करोगे तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 4,17,630। कितना आ रहा है? 4,17,630 इज द टोटल ऑफ एसेट्स। एंड अगर आप लायबिलिटी का टोटल करोगे तो लायबिलिटी का टोटल भी सेम है 4,17,630। तो यहाँ पर हमारा इलिस्ट्रेशन 3 टैली हो रहा है फॉर 4,17,630 ऑन बोथ द साइड, एसेट्स ऑल्सो लायबिलिटी ऑल्सो। तो बैलेंस शीट टैली होगी। सो वी आर डन विद इलिस्ट्रेशन 3। हमने 7 स्टेप्स फॉलो किए, यस और नो? एंड 7 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली एंड रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो इस इलिस्ट्रेशन 3 को IMP मार्क करो एंड इसे कम से कम आज होमवर्क के लिए 2 बार और रिवाइज करो। प्लस इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। जो सॉल्व एग्जाम्पल 4 है, इलिस्ट्रेशन 4 है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे पढ़ो एंड एज पर स्टेप 1 इसका फॉर्मेट रेडी करो, एज पर स्टेप 2 एडजस्टमेंट पढ़ो एंड एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करो, एंड एज पर स्टेप 3 आप जितने आइटम पोस्ट कर सकते हो उतने पोस्ट करने की कोशिश करो, राइट। कल आने के बाद हम इसे पढ़ेंगे, इसकी एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे, इसे पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड टैली करेंगे, राइट। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।